हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टीरियो आइसोमरीज और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था ऑप्टिकल आइसोमरीज। उसमें हम लोग ने देखा था कि ऑप्टिकल आइसोमर्स होते क्या हैं, उनका बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट कैसे हो सकता है। तो वहां पे हम लोग ने मेंशन किया था कि अगर प्लेन पोलराइज लाइट में रोटेशन ऑब्जर्व किया जाता है तो उस मॉलिक्यूल्स को हम लोग जो है कंसीडर करेंगे दैट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। अगर प्लेन पोलराइज लाइट में कोई भी रोटेशन नहीं देखने को मिलता है तो उसको कंसीडर किया जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव के केस में दो कंसीडर किए गए थे। एक, अगर प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कराता है तो उसको बोला जाएगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अगर जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराता है तो उसको बोला जाएगा लीवो रोटेटरी। तो दो केसेस ये कंसीडर किया गया था। फिर लोगों के दिमाग में आया कि ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, इस तरीके का जो बिहेवियर है, डिफरेंट बिहेवियर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं टुवर्ड्स द लाइट फॉर द मॉलिक्यूल, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या होगा। तो जो साइंटिस्ट उन्होंने सजेस्ट किया कि कहीं ना कहीं जो अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है इन द मॉलिक्यूल, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है फॉर द ऑप्टिकल आइसोमरीज या ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल। वहीं से कहानी निकल के आई कि तीन तरीके से हम लोग देख सकते हैं और तीनों ये फैक्टर्स आपस में कोरिलेटेड है। क्या मेंशन किया गया, क्या अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो यानी इन दैट केस इसको बोला जा सकता है कायरलिटी। अभी हम लोग डिफाइन करेंगे कायरलिटी होता क्या है। या ऐसा केस कंसीडर किया जा सकता है कि मॉलिक्यूल का जो मिरर इमेज होगा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो सकता है। यहां पे मेंशन किया गया नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज। और क्या टर्म्स निकल के आए, और टर्म्स निकल के आए दैट इज डिसिमेट्री। ठीक है, ध्यान रहे सभी आपस में इक्विवेलेंट है। कोई भी आप एक चेक कर पा रहे हो मॉलिक्यूल के अंदर तो ऐसे ही पता चल जाएगा जो मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल जो है ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कायरलिटी या नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज या डिसिमेट्री इन द मॉलिक्यूल, डिसिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो वन बाय वन चीजें यहीं पे कंसीडर करेंगे कि क्या होता है, कायरलिटी को कहां से वर्ड मिला है। नॉन सुपर इम्पोजेबल का थोड़ा बहुत आइडिया लगा है आपको। नॉन सुपर इम्पोजेबल बोला जाता है कि अगर मिरर इमेज लिया जाए किसी भी कंपाउंड का और उस कंपाउंड या सब्सटेंस आप बोल दो और उसका जो मिरर इमेज है उस पर सुपर इम्पोज ना करे। एक अगर एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो कंप्लीटली एक दूसरे को कवर नहीं करने जा रहे हैं, ढकने नहीं जा रहे हैं, तो इन दैट केस उसको बोला जाएगा नॉन सुपर इम्पोजेबल। जैसे हमारा हैंड बेस्ट एग्जांपल है, अगर इसको कंसीडर किया जाए एक दूसरे के मिरर इमेज है, अगर मैं इमेजिनरी प्लेन डिसाइड करूं लाइक दिस प्लेन, अगर इमेजिनरी प्लेन डिसाइड किया जाए और एक के ऊपर अगर एक रखा जाए, दिस इज नॉट गोइंग टू सुपर इम्पोज ईच अदर। ठीक है, तो दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो ऐसे भी केसेस देखने को मिलेंगे कि जहां पे सुपर इम्पोज भी कर जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को मतलब है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज से। तो वहीं से कायरलिटी का भी जो है डिफिनीशन निकल के आता है। कायरलिटी होता क्या है, मॉलिक्यूल को कायरल कब बोला जाता है, तो समझना इस बात को। कायरलिटी का भी डिफिनीशन हम लोग लिख लेते हैं कि अ मॉलिक्यूल, लिखना अ मॉलिक्यूल इज कंसीडर एज कायरल, मॉलिक्यूल इज कंसीडर एज कायरल, कंसीडर एज कायरल, कायरल if its mirror image, if its mirror image is not superimposable या non superimposable, if its mirror image is non superimposable, इसी को बोला जाता है कहीं पे हैंडनेस। ठीक है, हैंडनेस बोला जा सकता है, हैंडनेस। ये क्या होता है, वही सेम कहानी कि अब देखो कि एक का मिरर इमेज दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है, मतलब पर्टिकुलर कवर नहीं कर रहा है। तो अगर कवर नहीं करता है तो इन दैट केस उसको कंसीडर किया जाएगा मॉलिक्यूल को कायरल। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको डे टू डे लाइफ में देखने को मिलेंगे। अपने आसपास में जो भी सराउंडिंग में प्रेजेंट है कंपाउंड, उसमें आप देखो तो कायरलिटी आपको दिखेगा, किसी किसी मॉलिक्यूल में कायरलिटी देखने को मिलेगा। कैसे देखा जा सकता है कायरलिटी है कि नहीं, मॉलिक्यूल कायरल या सब्सटेंस कायरल है कि नहीं, पहले माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए, अपने आसपास में चीजों को देखा जाए कि वो कायरल है कि नहीं। क्या देखना होगा कि उसका जो मिरर इमेज है उस पर सुपर इम्पोज कर रहा है कि नहीं, उसका जो मिरर इमेज है उस पर सुपर इम्पोज कर रहा है कि नहीं। अगर सुपर इम्पोज जो है नहीं किया है तब इन दैट केस उसको कंसीडर किया जाएगा, दैट विल बी कंसीडर एज द कायरल मॉलिक्यूल। जैसे बेस्ट एग्जांपल आप देखो, बेस्ट एग्जांपल क्या है कि अगर ये सूज में अगर कंसीडर करो, इसको अगर आप देखो तो इन दैट सिनेरियो वन सूज इज द मिरर इमेज ऑफ अनदर सूज, बट ये आपस में सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। ठीक है, ये अगर आप देखो दिस इज द मिरर, वन इज द मिरर, वन लेग का जो सूज है वो दूसरे लेग का मिरर इमेज है, राइट। वन इज द मिरर इमेज ऑफ अनदर, वन इज द मिरर इमेज ऑफ अनदर।
बट ये आपस में सुपर इंपोज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखो आप इसको, अगर मैं इसको ढकना चाहूं कंप्लीटली तो नहीं ढक सकता हूं, इसको नहीं ढका जा सकता है। ऐसे देखो ये एक दूसरे के मिरर इमेज तो है, बट इसको अगर कंप्लीटली कवर अप करना चाहे तो ये नहीं किया जा सकता है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि सूज इज और कायरल मॉलिक्यूल, जो सूज है ये कायरलिटी शो कर रहे हैं, कायरलिटी शो कर रहे हैं, यानी कि कायरल मॉलिक्यूल नहीं कायरल सब्सटेंस बोला जा सकता है इन दैट केस कि एक दूसरे के मिरर इमेज तो है लेकिन नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। ठीक है, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होंगे एक दूसरे के। तो यही कहानी जुड़ी होती है कि मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड एज द कायरल if its mirror image is non superimposable mirror image। ठीक है, यही से वर्ड निकल के आता है हैंगनेस। तो ऐसे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के अंदर भी देखने को मिलता है कि उसका जो मिरर इमेज है इसके ऊपर सुपर इंपोज नहीं कर रहा है। सब्सटेंस के बारे में बात करो, अपने आसपास में चीजें देखो कि ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं जो कि कायरल कंसीडर किए जा सकते हैं। कायरल में क्या होगा, उसका मिरर इमेज उस पर सुपर इंपोज नहीं करेगा। अगर उसका आप एक मिरर इमेज इमेजिन करो और उसको सुपर इंपोज कराना चाहो, उसके ऊपर लाकर रखना चाहो, दिस इज नॉट गोइंग टू कवर ईच अदर, कंप्लीटली कवर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तरह कायरल का। वैसे ही अकायरल के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड एज अकायरल, मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड एज अकायरल इफ इट्स मिरर इमेज इज सुपर इंपोजेबल, if its mirror image is superimposable। इसका जो मिरर इमेज है ना वो सुपर इंपोज कर जाए, सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, if its mirror image is सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, अब इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? ठीक है, पहले आप सब्सटेंस में ही देखो। जनरली तो आपको यही कंपाउंड देखने को मिलेगा, यही जो है सब्सटेंस आसपास में देखने को मिलेगा। अकायरल ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जो नेचर है वो सिमेट्री प्रीफर करती है ओवर द डिसिमेट्री। जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्री प्रीफर करती है। जैसे आप आसपास में जितनी भी चीजें देखो, जैसे मेरे पास एक ग्लास पड़ा हुआ है, ये मॉलिक्यूल कायरल होगा या अकायरल होगा? मॉलिक्यूल में बोल रहा हूं, ये जो ग्लास है वो कायरल है या अकायरल है? आप सब्सटेंस के लिए भी सेम वर्ड यूज कर सकते हो, नॉट फॉर मॉलिक्यूल। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा देखते हैं, फिर हम लोग जो है माइक्रो लेवल यानी मॉलिक्यूलर लेवल पे भी देखेंगे। तो ये जो सब्सटेंस है ये कायरल है कि अकायरल है? आप देखो, इसका जब मिरर इमेज मैं इमेजिन करूं, इसके जस्ट एक मैं मिरर इमेज कंसीडर करूं और इसके ऊपर सुपर इंपोज कराना चाहूं तो सुपर इंपोज होगा कि नहीं होगा? इस ग्लास का अगर मैं मिरर इमेज लूं और इस ग्लास के मिरर इमेज को इसके ऊपर सुपर इंपोज कराना चाहूं तो सुपर इंपोज करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, दैट इज गोइंग टू सुपर इंपोज इट। तो इन दैट केस उसको अकायरल बोला जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो मॉलिक्यूल का जो कायरलिटी, मॉलिक्यूल को कायरल तभी बोला जाएगा जब उसका मिरर इमेज उस पर सुपर इंपोज ना करे। अब क्वेश्चन ये जो होता है, क्या सर हर बार मॉलिक्यूल को कायरल चेक करने के लिए हर बार क्या हम लोग को उसका मिरर इमेज बना के चेक करना होगा? नहीं, ये बस बताया जा रहा है, आपको आगे चल के जो है चीजें और आसान होती जाएगी। पहले हम लोग डिसिमेट्री देखेंगे, मॉलिक्यूल के अंदर डिसिमेट्री देखकर भी पता किया जा सकता है कि मॉलिक्यूल कायरल होगा या अकायरल होगा, और अदरवाइज उससे भी आसान प्रोसेस हो जाएगा। तो पहला स्टेज था कि लैब में जाकर हम लोग चेक कर ले कि ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सबसे बेस्ट मेथड तो वही माना जाएगा, बिकॉज आपको ऑप्टिकल रोटेशन भी बता देगा कि कितने एंगल से रोटेट कराया कंपाउंड। लेकिन उसके बाद फिर वो तो हर बार लैब में तो हम लोग जा नहीं सकते हैं। तो इन दैट केस आप क्या देखोगे कि जो कंपाउंड है या जो सब्सटेंस है उस क्या कर रहा है, वो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है कि नहीं। तो इन दैट केस वो केस हो सकता है। अदरवाइज फिर हम लोग जाएंगे, फिर हम लोग चेक करेंगे डिसिमेट्री इन द मॉलिक्यूल। अभी आते हैं उस पोर्शन पे आते हैं, बट कुछ एग्जांपल इसमें भी कंसीडर कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने कायरल सिंपल सा एग्जांपल लिया था, हैंड हो गया या जो भी है, मॉलिक्यूल के केस में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन रख लेते हैं कि मॉलिक्यूल कायरल है या अकायरल। थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस केसेज में इसका मिरर इमेज सुपर इंपोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे आप कुछ एग्जाम्पल कंसीडर करना, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल कंसीडर करना। ये मैं ले रहा हूं जो है फ्लोरीन, यहाँ पे मैं क्लोरीन जोड़ दूं और ब्रोमीन इधर रख देता हूँ प्लेन में। ये तो समझ में आता है ना कैसे ओरिएंटेशन दिखा रहा है, ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। ये दोनों फ्लोरीन और ब्रोमीन और कार्बन, ये तीन एटम बोर्ड के प्लेन में, क्लोरीन बैक द प्लेन और आयोडीन हम लोग की तरफ पॉइंटेड आउट किया, ठीक है। इसका अगर आप मिरर इमेज लेते हो, ठीक है, मिरर इमेज, ये भी मिरर के सामने खड़ा है मॉलिक्यूल, और मिरर इमेज इसका लिया जाए तो कैसा दिखेगा ये, ठीक है, ऐसे दिखेगा, ठीक है, फ्लोरीन, ठीक, यहां पे क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन
और यहाँ पे आपका आयोडीन। ठीक है, ये रहा आयोडीन। यही मिरर इमेज होगा। अगर इसका मिरर इमेज ये प्लेन आपने जो है पढ़ा होगा, ऑप्टिक्स पढ़ा होगा, तो उससे रिलेटेड है। मिरर इमेज आप बनाओ, सेम डिस्टेंस पे ये है, सेम डिस्टेंस पे ये है, सेम डिस्टेंस पे द सेम। समझ में आता है बात? अब कैसे चेक करेंगे कि इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज कर रहा है कि नहीं? क्या मैंने क्या बोला था, इसको आप रोटेट करा दो 180 से। 180 से रोटेट कराओगे तो जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि रोटेशन से नया स्ट्रक्चर नहीं जनरेट होने वाला है। वो हम लोग किस में देख रहे थे, वो हम लोग कन्फॉर्मेशनल में देख रहे थे, वो बहुत पुरानी कहानी हो गई। लेकिन इस केस में रोटेशन से ऐसा नहीं है कि नया मैं मॉलिक्यूल जनरेट कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। रोटेशन में नया मॉलिक्यूल नहीं जनरेट होगा, बस वही मॉलिक्यूल से उसको देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। बट ये दोनों मॉलिक्यूल सेम नहीं है, इनको गलत फहमी में मत रहना। ये जो मॉलिक्यूल्स है ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट। आगे इसी को हम लोग आगे चल के एनांसियोमर्स बोलेंगे, देखिए जो है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। इसी को आगे चल के हम लोग बोलेंगे एनांसियोमर्स ऑफ ईच अदर। आगे आएंगे हम लोग डिस्कशन में रखेंगे। तो देखो आप फ्लोरीन यहाँ पे रह जाएगा, इसी के लॉन्ग रोटेट करा रहे तो कोई चेंज नहीं हुआ। अच्छा, ब्रोमीन इधर आ जाएगा, बस इसका जो है एक एंगल चेंज हो जाएगा, 180 से इधर रोटेट हो गया। तो अब देखो जो इसमें क्या चेंजेज होगा, इसमें क्या चेंजेज होगा। तो देखो आपने रोटेट कराया तो आयोडीन पीछे बैक साइड चला जाएगा ना, आयोडीन बैक साइड और क्लोरीन फ्रंट साइड में आ जाएगा। समझ रहे हो? इसको मैंने रोटेट करा दिया तो ये फ्रंट साइड में आ गया। अब इस मॉलिक्यूल को ले जाके इस पे ऊपर रखना चाहूं, इसके मॉलिक्यूल को ले जाके ऊपर रखना चाहूं, क्या ये सुपर इंपोज करेंगे? फ्लोरीन फ्लोरीन को सुपर इंपोज कर जाएगा, फ्लोरीन फ्लोरीन को सुपर इंपोज कर जाएगा, ब्रोमीन ब्रोमीन को सुपर इंपोज कर जाएगा। लेकिन क्लोरीन जो आयोडीन है वो क्लोरीन को सुपर इंपोज नहीं कर सकता है, वैसे ही आयोडीन क्लोरीन को सुपर इंपोज नहीं कर सकता है। नहीं समझे आप? इस केस को समझो, आप इस तरीके से समझो ना। ये 4 ग्रुप प्रेजेंट है, दिस इज द 4 ग्रुप, और यहाँ पे ये 4 ग्रुप है, एक दूसरे के जस्ट मिरर इमेज है। देख पा रहे हो आप, एक दूसरे के दोनों मिरर इमेज है। समझना इस बात, एक दूसरे के जस्ट मिरर इमेज है। अब क्या केस है कि अब मैं इसको रोटेट करा देता हूं सच दैट कि इसको सुपर इंपोज कराया जा सके। आप 180 से रोटेट करा दो, चलो ठीक है, ऐसे मैंने रोटेट करा दिया सच दैट कि हम लोग सुपर इंपोज करा सके। तो ये था कंपाउंड, इसका मिरर इमेज। अब इसको आप 180 से रोटेट करा दो ऐसे, अब सुपर इंपोज कराओ, देखो आप नहीं सुपर इंपोज करेगा, सुपर इंपोज नहीं करेगा। ये बोले जो एटम है एक दूसरे को जो है मैच कर रहा है सुपर इंपोज, बट ये दोनों नहीं कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को सुपर इंपोज नहीं करेंगे। ये देखो हाँ, ये तो सुपर इंपोज करेंगे और ये कभी भी सुपर इंपोज नहीं करेंगे, एक दूसरे को कभी सुपर इंपोज नहीं कर सकते। दिस टू आर द डिफरेंट मॉलिक्यूल, दिस टू आर द डिफरेंट मॉलिक्यूल। एक दूसरे के मिरर इमेज तो है बट दे विल बी कंसीडर्ड एज द डिफरेंट मॉलिक्यूल। एक दूसरे के डिफरेंट मॉलिक्यूल है, इसको बोला जाता है एनांसियोमर, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। आएंगे तो इसको डिफाइन करेंगे और बढ़िया से इसको एनांसियोमर्स, बट आप पहली बार सुन रहे हो तो ये मेंशन कर सकते हो। दिस विल बी कंसीडर्ड एज द एनांसियोमर, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं जिसको हम लोग कंसीडर करें। देखो मेथेन ले लो, ठीक है, इसको भी वैसे ही दिखा देते हैं ताकि आपको विजुअलाइज सही ढंग से हो पाए। ये बैक द प्लेन, ये टुवर्ड्स मी, ठीक है, इसका मिरर इमेज लिया जाए, इसका मिरर इमेज लिया जाए तो आप देखो कार्बन हाइड्रोजन, मिरर इमेज आएगा तो हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन, और ये चला गया बैक द प्लेन, ये हो गया हाइड्रोजन। अब ये देखो क्या एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करेंगे क्या ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को? बिल्कुल करेंगे सुपर इंपोज। आप इसको रोटेट करा दो, आप इसको रोटेट करा दोगे, देखो आप रोटेट कराया कितने से? 180 से रोटेट कराया आपने, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा कार्बन हाइड्रोजन, ये बैक द प्लेन एक हाइड्रोजन चला जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन बैक द प्लेन आ जाएगा और ये टुवर्ड्स अस आ जाएगा। इन दोनों में कोई डिफरेंट है क्या? तो बोथ आर द सेम। तो ये जो कंडीशन आ रहा है, आप एनांसियोमर तो मत लिखो अभी लिख दो कि दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, दिस टू आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है। और ये क्या है? सुपर इम्पोजिबल, सुपर इम्पोजिबल, आपस में सुपर इम्पोजिबल है, ठीक है। तो इन दैट केस पूछता है कि कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है। दिस इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि मैं बोल ही रहा हूं, देखो आप कि कंपाउंड या सब्सटेंस को ऑप्टिकली एक्टिव कब बोला जाएगा, मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव कब बोला जाएगा? जब मॉलिक्यूल कायरल होगा, कायरल, मॉलिक्यूल कायरल हो जाए, ठीक है। या कायरल बोलने से अच्छा ये बोल दिया जाए कि उसका जो मिरर इमेज है
नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। बात समझ में आती है? ये आपस में टर्म्स रिलेटेड है। अगर कायरल होगा तो उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, ये गारंटी के साथ बोला जा सकता है। अगर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है तो मॉलिक्यूल कायरल भी होगा। मॉलिक्यूल का जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा। और उसी के साथ साथ मैं ये भी बोल सकता हूं कि मॉलिक्यूल के अंदर डिसिमेट्री प्रेजेंट होगी। डिसिमेट्री क्या होती है अभी हम लोग डिस्कशन रखेंगे। तो ये डिसिमेट्री भी वहीं से कोरिलेटेड, ये आपस में टर्म्स आपस में कोरिलेटेड। एक टर्म्स को बोलना ऑप्टिकली एक्टिव बोलना, या कायरल बोलना, या नॉन सुपर इम्पोजेबल बोलना, या डिसिमेट्री बोलना। ठीक है, तो ये केस जाता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव के केस में भी यही करेक्ट ही है। ऑप्टिकली इनएक्टिव के केस में भी ये करेक्ट है। क्या बोला जा सकता है? मॉलिक्यूल इज अकायरल, मॉलिक्यूल इज अकायरल मींस उसका मिरर इमेज उस पर सुपर इंपोज करता है, दैट इंप्लाइज सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, सुपर इंपोजेबल, ये जैसे ये हो गया, दिस इज विल बी कंसीडर्ड एज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव मींस दैट इज अकायरल, सुपर इंपोजेबल हो इसका मिरर इमेज, सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हो, मिरर इमेज, या ऐसे बोला जा सकता है दैट विल बी डिसिमेट्री, सिमेट्री, सिमेट्री एलिमेंट्स इज प्रेजेंट, ऐसे बोला जा सकता है सिमेट्री एलिमेंट इज प्रेजेंट। अभी बात करेंगे इसमें, एलिमेंट इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये हम लोग का जाता है मॉलिक्यूल की कायरलिटी या मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी और इनएक्टिविटी को ले। ऑप्टिकली इनएक्टिव कब होगा? जब मॉलिक्यूल बोला जाएगा अकायरल, मॉलिक्यूल अकायरल होगा। कब होगा मॉलिक्यूल अकायरल? जब उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोज कर जाए, सॉरी सुपर इंपोज कर जाए, सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हो जाए, या मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। तो ये डिस्कशन का पार्ट बनने जा रहा है। आज हम लोग इस लेक्चर में यही देखेंगे कि डिसिमेट्री क्या होती है। ठीक है, डिसिमेट्री, असिमेट्री और सिमेट्री, ये तीन टर्म्स हम लोग सुनते हैं, उसको सुनेंगे कि क्या होता है। पहले हम लोग सिमेट्री एलिमेंट्स देखेंगे कि किसको सिमेट्री एलिमेंट्स कंसीडर किया जाता है, क्या क्या सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, ये पहले आप लिख लो। नेक्स्ट मेंशन करना दैट इज एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ठीक है, क्योंकि हम लोग को एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पढ़ना होगा टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मॉलिक्यूलर डिसिमेट्री, मॉलिक्यूलर असिमेट्री। ये सभी पढ़ने के लिए, जानने के लिए हम लोग को एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आना जरूरी है। तो पहला सिमेट्री एलिमेंट होता है, या एलिमेंट ऑफ सिमेट्री बोला जा सकता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पीओएस बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, पीओएस। इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा से, इसको डिनोट करते हैं हम लोग सिग्मा से। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, अभी होता क्या कि इट इज इमेजिनरी प्लेन, इट इज imaginary plane in molecule, imaginary plane in the molecule which bisect molecule, which bisect is imaginary plane in molecule या substance लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, which bisect molecule, which bisect molecule in two equal half, into equal half, two equal half, such that one half is mirror image of another, one half is mirror image of another. ठीक है, it is an imaginary plane in a molecule which bisect molecule in two equal half such that one half is mirror image of another. तब in that case बोला जा सकता है कि जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जैसे कोई कई सारी चीजें देख सकते हो आप, जैसे मैं ये अल्फाबेट बनाना शुरू कर दूं, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखा जा सकता है? देख, तो प्लेन, जिस प्लेन में मॉलिक्यूल लाइज करे वही हो सकता है। तो उसके अलावा क्या हो सकता है? लाइक दिस, समझना इस बात, इसको अगर कंसीडर किया जाए तो एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज है। अगर मैं कंसीडर करूं, ये एक मिरर है, ये इमेजिनरी प्लेन है जिस पे मिरर हम लोग रखे हैं, तो ये हाफ उसका मिरर इमेज होगा। वन हाफ इज द मिरर इमेज ऑफ अनदर हाफ। आप एक इमेजिनरी प्लेन उस मॉलिक्यूल के अंदर या उस कंपाउंड के अंदर सोच रहे हो, सच दैट कि वन हाफ इज द मिरर इमेज ऑफ, इसमें क्या है, क्या ऐसा कोई प्लेन जो इसको बाइसेक्ट करे इक्वल हाफ में? समझना इस बात को, ये हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, दैट विल बी कंसीडर एज प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया।
दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको बोला जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये केसेस जनरेट होकर आते हैं। और भी केसेस कंसीडर करना, जैसे सी बना दिया जाए, क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? बिल्कुल। अगर एक इमेजिनरी प्लेन सोचा जाए सच दैट लाइक दिस, ये इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है सच दैट वन पार्ट इज द मिरर इमेज ऑफ अनदर पार्ट, वन पार्ट इज द मिरर इमेज ऑफ अनदर पार्ट। आइए मॉलिक्यूल की बात करते हैं। क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या? क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या? देखो आप, ये हो जाएगा, ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, इसको कंसीडर किया जा सकता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, या इसको कंसीडर किया जा सकता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको कंसीडर किया जा सकता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसे बहुत सारे केसेस आप कंसीडर कर सकते हो। जैसे आपने ये लिया मॉलिक्यूल साइक्लोब्यूटेन, क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या? देखो आप इसको ऐसे डिवाइड कर दो, वन प्लेन ऑफ सिमेट्री। ध्यान रहे बोर्ड का प्लेन भी इसके लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री की तरह काम करेगा। नेक्स्ट देखो, ये कुछ केस कंसीडर कर लो, दिस इज ऑल्सो प्लेन ऑफ सिमेट्री, या इसको आप ऐसे कंसीडर कर लो, ऐसे कंसीडर कर लो, दिस आर ऑल प्लेन ऑफ सिमेट्री ओनली। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री वो होता है एक इमेजिनरी प्लेन जो कि मॉलिक्यूल को दो हिस्सों में बांट दे और वन हिस्सा दूसरे हिस्से का मिरर इमेज, वन पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज है। जैसे और भी केसेस कंसीडर करना, ये लाइक दिस। ठीक है, अब इसमें देखो, इसको कहीं से बाइसेक्ट किया जाए, इसको कहीं से भी कर सकते हो, लाइक दिस कर सकते हो, ये किया जा सकता है, वन पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज ही होगा। या इसको आप ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है हाउ मेनी प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ये भी पूछा जा सकता है। आप देख लो 1 2 3 4 5 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अपार्ट फ्रॉम जो बोर्ड का प्लेन है उसको अगर हटा दिया जाए, उसके अलावा 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री इस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये केसेज होता है। अब इस मॉलिक्यूल की बात किया जाए, क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या? देखो आप, क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल के अंदर? इसको बाइसेक्ट किया जाए सच दैट कि वन पार्ट विल बी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। कोई ऐसा प्लेन मैं खोजूं इसमें मॉलिक्यूल के अंदर मिलेगा क्या? ऐसा कोई भी प्लेन पॉसिबल है जो इस मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करे, इस मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करे, और इन दैट केस वन पार्ट विल बी मिरर इमेज ऑफ अनदर पार्ट। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसमें मैं अगर करूं तो मैं ना इस बात को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं। ये दिस मॉलिक्यूल है प्लेन ऑफ सिमेट्री, नहीं दिख रहा है? चलो दिखाते हैं इसको। अगर आप इसको बाइसेक्ट करो लाइक दिस, अगर आप इसको बाइसेक्ट करोगे तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिख जाएगा, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाएगा। क्या होगा? देखो, एक साइड में हाइड्रोजन है, एक साइड में हाइड्रोजन है। ये जो मॉलिक्यूल है, एटम है, ये दो हिस्सों में कट जाएगा, ये जो है दो हिस्सों में कट जाएगा। तो वन पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज तो हुआ। ठीक है, और भी चेंजेस करें, मॉडिफिकेशन और भी किया जा सकता है। जैसे कि यहां पे मैं एक और हाइड्रोजन, दिस मॉलिक्यूल है प्लेन ऑफ सिमेट्री, बिल्कुल। इफ दिस मॉलिक्यूल इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, देखो है, किसी भी एक हिस्से से काट दो ना, इसको ऐसे जो है डिवाइड कर दो, दो एटम कट जाए और एक इस साइड में आ जाएगा, एक इस साइड में आ जाएगा। थोड़ा सा और हम लोग चले, जो मेथेन हम लोगों ने मॉलिक्यूल डिस्कस किया था, इज दिस मॉलिक्यूल इज द है प्लेन ऑफ सिमेट्री, बिल्कुल है। डिवाइड कर दो आप इसको दो हिस्सों में। तो ऐसे बहुत सारे केसेज हैं। इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, CH4 मॉलिक्यूल को ड्रॉ करके देख लेते हैं। जैसे ये रहा हमारा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन बैक द प्लेन, एक हाइड्रोजन फ्रंट ऑफ द प्लेन। ठीक है, बोला जा रहा है इस दिस मॉलिक्यूल है प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस मॉलिक्यूल है प्लेन ऑफ सिमेट्री या नॉट। समझो आप इस बात को, जो बोर्ड का प्लेन है, समझना, जो बोर्ड का प्लेन है यही प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। जो बोर्ड का प्लेन है यही इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। देखो आप, अगर इस प्लेन के उस साइड देखा जाए तो हाइड्रोजन है, और उसी का मिरर इमेज इस साइड में आपके तरफ जो पॉइंटेड हाइड्रोजन है वो हो जाएगा उसका मिरर इमेज। और ये सभी तो उसी बोर्ड के प्लेन में लाइज कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन हो गया या ये हाइड्रोजन हो गया। इसको अगर आप बाइसेक्ट करोगे तो दो हिस्सों में कट जाएगा, दो हिस्सों में बट जाएगा। यहाँ पे भी और केसेस कंसीडर करो। मानो कि आपने क्या किया, इसको क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। समझना इस बात, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं इसमें। क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है? देखो आप, ध्यान से देखो आप। तो सिंपल सा केस है, ये जो प्लेन है, बोर्ड का जो प्लेन है, ये क्या करेगा, दो हिस्सों में बांटेगा कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा। एक जो पार्ट है वो इसका मिरर इमेज ही तो बनेगा। इसको मैं बाइसेक्ट कर रहा हूं लाइक दिस,
लाइक दिस, ये बाइसेक्ट किया जा रहा है, एक साइड में एक हाइड्रोजन और एक साइड में अनदर हाइड्रोजन, प्लेन के एक साइड में ये वन हाइड्रोजन, प्लेन के दूसरे साइड में एक हाइड्रोजन, तो ऑब्वियसली दिस हैव द प्लेन ऑफ सिमेट्री। और जो क्लोरीन और हाइड्रोजन का क्या है, ये तो बोर्ड के प्लेन में इलाइज कर रहे हैं ना, ये तो बोर्ड के प्लेन में इलाइज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर बोर्ड के प्लेन में इलाइज कर रहे हैं तो इसको इक्वली पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, सच दैट वन पार्ट विल बी मिरर इमेज ऑफ अनदर पार्ट। थोड़ा सा और मैं मॉडिफिकेशन करूंगा इसमें, कार्बन क्लोरीन, यहां इस हाइड्रोजन को मैं ब्रोमीन से रिप्लेस कर देता हूं, यहां पे हाइड्रोजन, समझना इस बात। Is this molecule have plane of symmetry or not? Is this molecule have plane of symmetry or not? है ना, क्या हो सकता है, जो बोर्ड का प्लेन क्या करेगा इस केस में, वही सेम कहानी है, एक साइड में प्लेन के एक साइड में एक हाइड्रोजन है, प्लेन के दूसरे साइड में एक हाइड्रोजन, तो इस प्लेन को अगर मैं कंसीडर करूं, जो प्लेन इसको बाइसेक्ट करेगा, बोर्ड का जो प्लेन है इसको जो बाइसेक्ट कर रहा है, एक साइड में हाइड्रोजन है, अनदर साइड में भी हाइड्रोजन है, और क्लोरीन और हाइड्रोजन ब्रोमीन का क्या करना है, तो क्लोरीन और ब्रोमीन इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्लोरीन और ब्रोमीन देखोगे आप इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाए। थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन किया है, चलिए देखते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और इधर मैं हाइड्रोजन ही रखता हूं, क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, नहीं, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो पीओएस लिख सकते हो, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसके अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं। और ये आया था रीजन में, देखे होंगे आप, ये मॉलिक्यूल को कंसीडर किया गया था, यहाँ पे भले फ्लोरीन था, उसको कंसीडर किया गया था किसमें, कायरल में कंसीडर किया गया था, क्योंकि इसका मिरर इमेज इस पे सुपर इम्पोज नहीं कर रहा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो हम लोग सीख रहे हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, या जो भी सिमेट्री एलिमेंट सीख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोग को कायरलिटी तक ही ले जाएगा, कायरलिटी तक ही ले जाएगा, मॉलिक्यूल के कायरलिटी को समझने में ही हेल्प करेगा, ठीक है। तो नो पीओएस। अच्छा, थोड़ा सा और एग्जांपल इसमें दिया जाए, लाइक दिस, इज दिस मॉलिक्यूल है प्लेन ऑफ सिमेट्री और नो, ठीक है, इज दिस मॉलिक्यूल है प्लेन ऑफ सिमेट्री और नो, देखो आप, ये होगा ना, इसको अगर आप बाइसेक्ट करो तो दिस विल बी प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस विल बी प्लेन ऑफ सिमेट्री। वैसे ही अगर और कंसीडर करना चाहो, थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देता हूं उसको मैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाए इसमें, CH3H CH3, ये इसका सिस फॉर्म है और ये इसका ट्रांस फॉर्म है, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, ठीक है, इसमें प्लेन ऑफ कि कोई ऐसा प्लेन है जिससे आप इसको डिवाइड करो दो इक्वल हाफ में, और वन हाफ विल बी मिरर इमेज ऑफ अनदर हाफ, ऐसा कुछ है नहीं, तो नो पीओएस, इस केस में कोई भी आपको पीओएस देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे एग्जांपल है, बेंजीन रिंग कंसीडर कर लो, इस बेंजीन रिंग है प्लेन ऑफ सिमेट्री और नॉट, इस बेंजीन रिंग है प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देखो बेंजीन का तो ये बोर्ड के प्लेन में इलाइज करा है, तो सब पहला तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो यही दिख जा रहा है, जो बोर्ड ऑफ प्लेन है वही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। उसके अलावा देखो और भी बहुत सारे मिलेंगे, इसको ऐसे हम लोग डिनोट ऐसे करते हैं, ठीक है। अब देखो आप ऐसे डिवाइड करो, ऐसे डिवाइड करो, लाइक साइक्लोहेक्सेन आपने किया था, वैसे ही इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा, ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिलेगा। इसको केस को कंसीडर करना, हाइड्रोजन CH3 हाइड्रोजन, या पहले मैं ये केस कंसीडर कर लेता हूं, हाइड्रोजन CH3, इज दिस मॉलिक्यूल है प्लेन ऑफ सिमेट्री और नॉट, बिल्कुल है। कौन सा प्लेन ऑफ सिमेट्री, या तो आप इसको ऐसे डिवाइड कर दो, ठीक है, या तो आप इसको ऐसे डिवाइड कर दो, बहुत सारे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री। और कैसे कंसीडर करोगे आप, थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं, यहाँ पे CH3 हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन CH3, इज दिस मॉलिक्यूल है प्लेन ऑफ सिमेट्री और नॉट, इमेजिन करो आप, पूरा इमेजिनेशन का ही खेल है इसमें, इमेजिन करो, इज दिस मॉलिक्यूल है प्लेन ऑफ सिमेट्री और नॉट, बिल्कुल है। और इसको अगर आप डिवाइड करोगे दो हिस्सों में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा या नहीं होगा, इसको अगर आप दो हिस्सों में डिवाइड करते हो तो इसके अंदर ये क्या करेगा, CH3 को हाफ पार्ट में काट देगा, CH3 वन पार्ट उधर गया, वन पार्ट इधर गया, इस CH3 को वन पार्ट मिरर के उस साइड में और हाफ पार्ट मिरर के, तो वो अगर आप इस सब को एक स्फीयर की तरह ट्रीट करो, एक ग्रुप को एक स्फीयर की तरह ट्रीट करो, राइट, तो एक स्फीयर का एक हिस्सा मिरर के उस साइड में और स्फीयर का एक हिस्सा मिरर के इस साइड में, सिंपल सा केस है। अब इसलिए मिरर जो है स्फीयर का अगर एक हिस्सा उस साइड में है तो दूसरा हिस्सा तो उसका मिरर इमेज ही होगा ना,
मिरर इमेज ही होगा। तो यही केस कहानी है इसमें। थोड़ा सा और केस देख लिया जाए इसमें, थोड़ा सा और केस हम लोग देख लेते हैं। चलो इसको ऐसे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, CH3 और यहाँ पे CH3। इज दिस मॉलिक्यूल है प्लेन ऑफ सिमेट्री और नॉट? देखो दिस मॉलिक्यूल है प्लेन ऑफ सिमेट्री और नॉट, ये अगर कंसीडर किया जाए तो दिस विल बी प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिंपल सा केस है, दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूं इसमें, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं इसमें, लाइक दिस। एक CH3 एबव द प्लेन, एक CH3 बिलो द प्लेन, ये एबव द प्लेन हो गया और एक बिलो द प्लेन हो गया। वेज डैश समझ में आता है ना, आगे डिस्कशन में आएगा। अब देखो इसको, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर? नो, नो पीओएस, ठीक है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं, ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री था, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री था। इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री देखोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कहानी है हम लोग के प्लेन ऑफ सिमेट्री का। क्या है कि एक इमेजिनरी प्लेन जो मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करे, बाइसेक्ट करने का मींस दो इक्वल हाफ में बाइसेक्ट करे, इन विच वन हाफ विल बी मिरर इमेज ऑफ अनदर हाफ, इन विच वन हाफ विल बी मिरर इमेज ऑफ अनदर हाफ। तो उसको बोला जाएगा कि मॉलिक्यूल है प्लेन ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूल है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लीज नोट डाउन प्लेन ऑफ सिमेट्री। फिर अगर नेक्स्ट जो हम लोग सिमेट्री एलिमेंट्स है उसको देखते हैं। नेक्स्ट आप लिखना एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं COS और इसको डिनोट करेंगे हम लोग I से, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है I से। सबसे पहले सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ठीक है, लिखा जाए। इट इज अ पॉइंट इन मॉलिक्यूल, it is a point in molecule from which a straight line is drawn, a straight line is drawn from one part of molecule, one part of molecule, one part of molecule at and इट एनकाउंटर, जो लाइन है उसकी मैं बात करूं, एंड इट एनकाउंटर सेम ग्रुप एट इक्वल डिस्टेंस एंड अपोजिट साइड ऑफ इक्वल डिस्टेंस एंड अपोजिट साइड ऑफ पॉइंट, अपोजिट साइड ऑफ पॉइंट, ठीक है। इसको बोला जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। मीनिंग क्या हुआ कि अगर एक पॉइंट है, उस पॉइंट के अगर एक डायरेक्शन में अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, उस पॉइंट से पास करते हुए किसी एक डायरेक्शन से मैं आया, मॉलिक्यूल के एक पार्ट से आया और इक्वल डिस्टेंस पे अनदर साइड में गया, तो मुझे क्या होगा, जिस तरीके का ग्रुप वहां पे मुझे मिला था उसी टाइप का ग्रुप मुझे अनदर साइड में मिलेगा। नहीं समझ में आया? जैसे मैं एक कंसीडर करूं लाइक ये सेंटर ऑफ पॉइंट, क्या होगा कि मैं इससे मान लो कि यहाँ पे एक ग्रुप X प्रेजेंट है। अब क्या होगा कि इस पर्टिकुलर पार्ट से मैं स्टार्ट किया ग्रुप, मतलब लाइन ड्रॉ करना, और जब मैं इक्वल डिस्टेंस जा रहा हूं, यहां से जब इक्वल डिस्टेंस मूव किया, जितना ये डिस्टेंस था उतना डिस्टेंस ये भी है, तो मुझे सेम टाइप का ग्रुप X मिलता है, ठीक है। और ये हर पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल के लिए करेक्ट होगा, तभी उसको जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री बोला जा सकता है। हर पार्ट, ऐसा नहीं कि एक जगह हो रहा है दूसरी जगह नहीं, हर पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल के लिए, एवरी पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे अगर मैं यहां कंसीडर करूं Y मॉलिक्यूल है, अब इसमें हम लोग बोले कि अगर मैं ये डिस्टेंस D ट्रेवल करूं और इक्वल डिस्टेंस अपोजिट साइड जाया जाए तो मुझे एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ ग्रुप मिल जाए, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन के लिए, किसी भी डायरेक्शन के लिए, मान लो यहाँ पे Z प्रेजेंट है, अब आपने क्या किया, यहां से स्टार्ट किया और यहां पे इक्वल डिस्टेंस पे गए और आपको सेम Z मिल गया। तो ये जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट विल बी कंसीडर एज द सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसको बोला जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको बोला जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे आप Q कंसीडर करो, ठीक है, ये सभी सिमेट्री एलिमेंट, नॉट ओनली मॉलिक्यूल, हम लोग और भी मॉलिक्यूल के सब्सटेंस में भी देख सकते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आपको डे टू डे लाइफ में देखने को मिलेगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे अंदर ही है, देख लो, वी हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर इसको मैं बाइसेक्ट करूं अपने आप को इक्वल हाफ में, वन हाफ विल बी मिरर इमेज ऑफ अनदर हाफ, वन हाफ विल बी मिरर इमेज ऑफ अनदर हाफ। है प्लेन ऑफ सिमेट्री, बहुत सारी चीजों में प्लेन है। नेचर प्रीफर द सिमेट्री, अब उसके पीछे हम लोग नहीं जाएंगे भाई, नेचर प्रीफर द सिमेट्री, बट देखो कि आपके आसपास में सिमेट्रिकल एलिमेंट बहुत सारे होंगे कंपेयर टू जो है डिसिमेट्रिकल। आगे बात करते हैं डिसिमेट्री क्या होती है, लेकिन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आपको जो है डे टू डे लाइफ में देखने को मिलेगी। अब देखो इसमें
कोई एक पॉइंट कंसीडर करना जिससे कि देखो आप, ये मैं पॉइंट कंसीडर करता हूं, मैं बोलता हूं कि दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब इसको कंसीडर तो करना पड़ेगा। देखो अगर मैं इसको यहां से कंसीडर करूं, एक लाइन ड्रॉ करता हूं वन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल किसी पार्ट में, तो यहां पे जस्ट एज्यूम करो कि एक कार्बन एक ग्रुप प्रेजेंट है, इसको इससे पास कराते हुए, इस पॉइंट से पास कराते हुए अगर मैं इक्वल डिस्टेंस पे जाऊं और सेम टाइप का ग्रुप मुझे ग्रुप से मुलाकात हो एट सेम डिस्टेंस पे, मान लो ये डिस्टेंस डी है और ये डिस्टेंस बी है, किसी भी पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल से, यहां से आया तो मुझे कुछ नहीं मिला, यहां पे कुछ नहीं है, इक्वल डिस्टेंस अगर अपोजिट साइड में जाया जाए तो मुझे कुछ नहीं मिलना चाहिए। वैसे ही यहां से अगर आपने स्टार्ट किया कि यहां पे कुछ नहीं है और यहां से आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया और पास कराया इक्वल डिस्टेंस में, यहां पे भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आता है बात? सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? जैसे आप और केसेस कंसीडर कर सकते हो, कार्बन कार्बन CH3 हाइड्रोजन, इज दिस मॉलिक्यूल हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री और नॉट? पहले बात करो प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं इस मॉलिक्यूल के अंदर, इज दिस मॉलिक्यूल हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री और नॉट? ये जो बोर्ड का प्लेन है यही प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, क्योंकि ये तो sp2 हाइब्रिडाइज है ना, दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस मॉलिक्यूल हैव द प्लेन ऑफ सिमेट्री। अच्छा और भी हो सकता है इसमें? नहीं। अब बात करें सेंटर ऑफ सिमेट्री हैगा कि नहीं होगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री देखो आप ये पॉइंट कंसीडर करना, दिस पॉइंट, इस पॉइंट से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन यहां से स्टार्ट, कहीं से भी आप स्टार्ट करो, यहां से आपने स्टार्ट किया, इस पॉइंट से पास करा है, यहां पे आए तो आपको मिथाइल ग्रुप से मुलाकात हुआ, सेम डिस्टेंस डी आप इस साइड में गए तो आपको मिथाइल ग्रुप देखने को मिलेगा। यहां से आपने स्टार्ट किया, कुछ नहीं था, एक इक्वल डिस्टेंस आप इस लाइन को पास कराते हुए इक्वल डिस्टेंस ऊपर गए, ठीक है, वो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, सेम डिस्टेंस आप उतना गए, ठीक है, सेम डिस्टेंस गए तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है। इस डायरेक्शन में गए तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से मुलाकात हो रहा है, तो ये जो लाइंस जो बाइसेक्ट कर रहा है ना एक पॉइंट पे, दिस पॉइंट विल बी कंसीडर एज द सेंटर ऑफ सिमेट्री, दिस लाइन विल बी कंसीडर एज द सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या करें, इस पॉइंट से अगर एक लाइन पास कराया जाए किसी भी पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल से और उतना ही इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाए अनदर साइड ऑफ द मॉलिक्यूल, अनदर साइड ऑफ पॉइंट जो कि हम लोग का सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है, उसके उसमें हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, इक्वल टाइप का ग्रुप देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें उसी तरीके से कंसीडर करना आप, जैसे इसका ट्रांसफॉर्म CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इज दिस मॉलिक्यूल है प्लेन ऑफ सिमेट्री, पहले देखो इज दिस मॉलिक्यूल है प्लेन ऑफ सिमेट्री और नॉट, देख लो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री तो कहलाएगा, एक बोर्ड का प्लेन हो गया, और कोई है क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस हम लोग का प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, है क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूं, जस्ट एज्यूम कर लिया जाए कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, मैं ऐसे भी देख सकता हूं, अगर मैं x डिस्टेंस इधर ट्रेवल किया तो मुझे हाइड्रोजन से मुलाकात होगा, और इतना ही इक्वली डिस्टेंस में अपोजिट साइड 180 पे मूव करता हूं तो इन दैट केस मेरे मिथाइल से मुलाकात होगी। ऐसे भी आप कंसीडर कर सकते हो कि एक पॉइंट आपने सेलेक्ट किया, उस पॉइंट के x डिस्टेंस इधर मूव करने पे एक ग्रुप मिला और दूसरे साइड मूव करने पे अनदर ग्रुप मिल गया, तो दिस मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन सेंटर ऑफ सिमेट्री, डज नॉट हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री। अच्छा एक और केस कंसीडर करना, ठीक है, ये वाला केस अभी वेल फेमस केस है, इसके अंदर हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ केस है C11O, ये देख लो, यहाँ पे हाइड्रोजन में रख देता हूं, दिस मॉलिक्यूल हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री और नॉट। देखो क्या करना है आपको, एक पॉइंट कंसीडर करना है। अब इस पॉइंट के अलॉन्ग इधर अगर गए तो ऑक्सीजन से मुलाकात हुई, इधर गए तो ऑक्सीजन से मुलाकात हुई, इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो एक बॉन्ड है कार्बन कार्बन का बॉन्ड, इधर आप जा रहे हो तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, इधर जा रहे हो तो एक कार्बन मिल रहा है जो दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इधर जा रहे हो तो किसी भी डायरेक्शन के लिए वो करेक्ट है, किसी भी डायरेक्शन के लिए वो करेक्ट होगा। इनफाइनाइट डायरेक्शन होंगे, इनफाइनाइट डायरेक्शन के लिए करेक्ट होगा, फॉर द एनी डायरेक्शन ये करेक्ट होगा कि अगर आप उस लाइंस को जो है पास कराते हो उस पॉइंट से, सेंटर ऑफ सिमेट्री वाले पॉइंट से, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इक्वल डिस्टेंस में आपको इक्वल टाइप के ग्रुप मिलने चाहिए, इक्वल टाइप के ग्रुप मिलने चाहिए। हो सकता है उसका भी ग्रुप का आगे हम लोग डिस्कशन में रखेंगे कि उनका भी ग्रुप का ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए। तो ये तो रही सेंटर ऑफ सिमेट्री, समझ में आता है बात, सेंटर ऑफ सिमेट्री। थर्ड जो सिमेट्री एलिमेंट हम लोग कंसीडर करते हैं दैट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या होता है ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग CNC, या शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो AOS, ठीक है, AOS क्या बोला जाता है, इट इज अ इमेजिनरी लाइन, ठीक है,
ये इमेजिनरी पॉइंट था, इमेजिनरी प्लेन था। अब बात कर रहे हैं इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन, ठीक है। इन अ मॉलिक्यूल, इन अ मॉलिक्यूल axis of symmetry, it is an imaginary line in a molecule about which if we rotate, about which if we rotate molecule by, if we rotate molecule by 360 by n, 360 by n, then it produce molecule which is same to original molecule, same to original molecule। आपने एक एंगल से रोटेट कराया मॉलिक्यूल को, पार्टिकुलर कुछ एंगल होगा और आपको सेम मॉलिक्यूल मिल जाता है, ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिल जाता है, तो उसको बोला जाएगा दैट इज कॉन्टेन, जिस एंगल से आप रोटेट कराए हुए एन कोई वैल्यूज हो जाएगा। मान लो आपने 90 से रोटेट कराया और आपको जो है सेम एलिमेंट मिल गया, तो जो है आप इन दैट केस 360 by 90 उसको कंसीडर कर सकते हो C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। समझ में आता है बात? आगे बात करते हैं। इट इज इमेजिनरी लाइन इन विच मॉलिक्यूल, इन मॉलिक्यूल अबाउट विच इफ मॉलिक्यूल वी रोटेट मॉलिक्यूल बाय 360 by n, 360 by n मींस n कैन बी एनी इंटीजर वैल्यू, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। देन इट प्रोड्यूस मॉलिक्यूल विच इज सेम टू द ओरिजिनल मॉलिक्यूल, विच इज सेम टू द ओरिजिनल मॉलिक्यूल। जैसे बहुत सारे केसेस आप कंसीडर करना चाहो, कंसीडर कर सकते हो। जैसे H2O मॉलिक्यूल लेना, इज दिस मॉलिक्यूल हैव सिमेट्री? देखो आप किसी एंगल से आप रोटेट कर, किसी आप पार्टिकुलर इससे रोटेट करो, ये जो लाइन है इससे आपने रोटेट करा, ठीक है, इससे आपने इसको रोटेट करा। अब आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, आपने इसको इस एक्सिस के अलावा रोटेट करा है और आपको क्या देखने को मिला? एग्जैक्टली सेम मॉलिक्यूल देखने को मिला। तो एग्जैक्टली अगर सेम मॉलिक्यूल है तो इन दैट केस इसको क्या बोला जाएगा? इसको हम लोग कंसीडर करेंगे दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री को देखो आप कितने एंगल से रोटेट कराया हुआ, कितने एंगल से इसको रोटेट कराने के बाद आपको ये मिला है। तो आपने रोटेट कराया 180 से, तो 360 by 180 जितने एंगल से आपने रोटेट कराया सच दैट कि ये सेम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ, तो आपने रोटेट कराया 180 से, यानी कि 360 by 180 इसको कंसीडर करना, ये आएगा 2। तो इस केस में आप क्या बोल सकते हो कि दिस मॉलिक्यूल कॉन्टेन C2V, V क्या है? वर्टिकल एक्स, मॉलिक्यूल का आपने वर्टिकल लिया, तो दिस कॉन्टेन C2V एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दिस मॉलिक्यूल कॉन्टेन C2V एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वैसे ही आप कई सारे केसेस ले सकते हो, जैसे ये मॉलिक्यूल लो, ठीक है, इसको कंसीडर करो, कितने एंगल से आप रोटेट कराओगे इसके अंदर। ऐसे तो आप 360 से भी रोटेट कराओगे तो सेम मिलेगा, 360 से भी अगर किसी मॉलिक्यूल को रोटेट कराया जाए तो भी सेम ही मिलेगा ना। अपने भी अगर 360 से रोटेट हो जाए तो हमारे अंदर भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक एक्सिस के लॉन्ग अपने आप को रोटेट करा और जो है 360 के बाद आपको सेम देखने को मिलेगा। तो हम लोग के अंदर भी 360 by 360 दैट इज इक्वल टू C1, यानी कि C1 एक्सिस। अब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर C1 एक्सिस या किसी सब्सटेंस के अंदर C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। अच्छा, इसकी बात करें अपार्ट फ्रॉम C1, C1 तो होगा ही, अपार्ट फ्रॉम C1 कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री? देखो अगर मैं इसको कंसीडर करूं ऐसे, देखो आप तो एक ऐसे ले सकते हो, 180 से आपने रोटेट कराया, एक या ऐसे कंसीडर कर सकते हो, इसके अलावा रोटेट करा रहे हो, या आप एक ऐसे कंसीडर कर सकते हो जिसको रोटेट, ठीक है। अब इसमें अगर इस एक्सिस की बात करें, ये कौन सा एक्सिस है? देखो आप वर्टिकल एक्सिस के अलावा कितने से रोटेट कराने पे सेम मॉलिक्यूल होगा? 180 से। तो मैं क्या लिखूंगा? 360 by 180 दैट इज 2, ये हो जाएगा C2V। क्या है? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। वैसे ही इसको अगर मैं रोटेट कराता हूं लाइक दिस, तो यहां पे ये C2 हम लोग जो है D मेंशन कर देते हैं, या बस C2 आप मेंशन कर दो, V लिखने की जरूरत नहीं। C2 मींस क्या हुआ कि आप 360 by 2 यानी कि 180 से अगर इसको आप रोटेट कराते हो तो वो ओरिजिनल मॉलिक्यूल को देगा। अच्छा, इस एक्सिस का सिमेट्री क्या होगा? इस एक्सिस को क्या लिखा जाएगा? जो मैं परपेंडिकुलर एक्सिस की बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, कितने एंगल से रोटेट कराने पे सेम मिल जाएगा? अगर ये स्क्वायर है तो
360 by 90 क्या होगा? 360 by 90 मीन्स 4, यानी कि दिस हैव द C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दिस हैव द C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब बेंजीन की बात कर लिया जाए, बेंजीन का केस कंसीडर करना। एक तो ये होगा ही, इसके अलावा अगर आप 180 से रोटेट कराओगे तो सेम मिल जाएगा। किसी भी ये आप देख सकते हो इसमें कई सारे एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर कई एक से ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करें इसकी, आप बात करो, आप ये परपेंडिकुलर एक्सिस, इसको कितने एंगल से रोटेट कराया जाए सच दैट कि आपको सेम मॉलिक्यूल देखने को मिले? तो आप 60 से रोटेट करा दो। जैसे अगर मैं इसको इस एक्सिस के अलॉन्ग 60 से रोटेट कराऊंगा मुझे सेम ही मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो 360 by 60, यानी कि C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसी से रोटेट कराया जाएगा ना, तभी तो आप सेम मिलेगा। इसको आप रोटेट कराओगे यहां से इस एक्सिस के अलॉन्ग, तो एक क्या बन के आएगा? सेमी मॉलिक्यूल बन के आएगा। ठीक है, ये सेमी मॉलिक्यूल बन के आएगा। तो इसके अंदर बोला जा सकता है 360 by 60, यानी कितना आ जाएगा? 6, यानी C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के अंदर। ध्यान रहे C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हर मॉलिक्यूल हर सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट होगा। C1 मतलब यही हुआ ना कि आपने क्या किया, उस मॉलिक्यूल को 360 से रोटेट करा दी। तो 360 के बाद रोटेट करने के बाद तो हम लोग ओरिजिनल मॉलिक्यूल पे आ जाएंगे। 360 से रोटेट करने के बाद तो हम लोग ओरिजिनल स्टेज में आ जाएंगे ना, तो हम लोग तो एग्जैक्टली अनडिस्टिंग्विशेबल है पुराने वाले ओरिजिनल स्टेज से। तो किसी भी सब्सटेंस या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर 360 by n मतलब C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट होगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। चाहे वो कोई भी चीज ले लो उसके अंदर C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। इसको 360 से रोटेट करा दो, आपको C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा इस तरीके से। तो ये केसेस आप किस एंगल से रोटेट कराओ सच दैट कि जो एक्स एंगल से रोटेट कराया और सेम टाइप के मॉलिक्यूल उसमें मिले, तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि 360 by x हमारा एंगल है जिस एंगल से आपने रोटेट कराया, द मॉलिक्यूल कंटेन 360 by x एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये क्लियर है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आगे बढ़े हम लोग, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, व्हाट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको आप नोट डाउन कर लो। फिर एक और हम लोग सिमेट्री एलिमेंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आप मेंशन करना, दैट इज अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, उतना रखता है क्योंकि मैक्सिमम काम आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री से काम हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसको लिखा जाएगा AOS। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है SN से, इसको SN से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब क्या N क्या होता है ये समझते हैं। लिखा क्या जाएगा, थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। अ मॉलिक्यूल पोजेस n-fold axis of symmetry. A molecule possesses n-fold axis of symmetry. A molecule possesses n-fold axis of symmetry if it is rotated by 360 by n. A molecule possesses n-fold alternating axis of symmetry. Alternating axis of symmetry if it is rotated by 360 by n followed by reflection in plane perpendicular to axis of rotation, जिस एक्सिस से आपने रोटेट करा है, followed by plane perpendicular to axis of rotation, and the generated mirror image, जो मिरर इमेज इसमें बन क्या रहा है, दो ऑपरेशन कर रहे हो आप। क्या ऑपरेशन कर रहे हो आप, इस पे आप इसको पहले रोटेट करा रहे हो 360 by n और फिर उसके बाद उसका मिरर इमेज ले रहे हो जो प्लेन परपेंडिकुलर है किसके, जिस एक्सिस के लॉन्ग आपने रोटेट करा है। तो वो बोला क्या गया, अ मॉलिक्यूल पोजेस n-fold alternating axis of symmetry if it is rotated by 360 by n followed by reflection in a plane perpendicular to the axis of rotation and generated
जनरेटेड ओरिजिनल मॉलिक्यूल, तब इन दैट केस बोला जाएगा कि ये एसन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री पोजेस कर रहा है। इसको हम लोग कभी कभी नेम देते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको बोला जाता है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। समझ रहे हैं इस बात को? क्या होता है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस समझना है एक बार इसको, चीजों को। ठीक है, क्या होता है अल्टरनेटिंग एक्सिस? जैसे यहाँ पे मैं क्लोरीन ले लूं, हाइड्रोजन और क्लोरीन कंसीडर कर ली, ठीक है। अब समझना है इस केस में, ठीक है, नो डाउट अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए जाओगे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। बाइसेक्ट किया आपने, जो बोर्ड का प्लेन है, ये तो मॉलिक्यूल इस तरीके से आप डिनोट करोगे ना, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब बात करते हैं अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। क्या करना है आपको? आपको जस्ट इसको रोटेट कराना है। 180 से इसको रोटेट कराते हैं, देखते हैं हम लोग। 180 से इसको रोटेट कराए, 180 से रोटेट कराने के बाद जो इमेज बन के आएगा कुछ इस तरीके से बन के आएगा। ये बन के आएगा क्लोरीन, देखो आप रोटेट कराया तो हाइड्रोजन आ गया, क्लोरीन आ गया, ठीक है। अब ठीक है, और ऐसे ही आपने इसको रोटेट कराया तो यहां पे चला गया क्लोरीन और इधर चला गया हाइड्रोजन। अब करना क्या है कि ये एक्सिस आप इस एक्सिस के अलॉन्ग आपने रोटेट कराया था, इस एक्सिस के अलॉन्ग आपने रोटेट कराया था, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर आप एक मिरर रख दीजिए और देखिए कि क्या आपको सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल था। तो इस मिरर के अलॉन्ग इमेज अगर ड्रॉ किया जाए तो क्या आएगा? देखो आप ऑप्टिक्स समझ ही रहे हो आप, क्लोरीन क्लोरीन इक्वल डिस्टेंस और यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। क्लोरीन क्लोरीन हो गया हाइड्रोजन, यानी कि देखो आप इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? इन दोनों मॉलिक्यूल के अंदर कोई डिफरेंस है क्या? नहीं है ना। तो इन दैट केस क्या बोला जाएगा? दिस मॉलिक्यूल पोजेस 360 बाई 180, 180 से आपने रोटेट कराया, 180 से आपने रोटेट कराया और आपको सेम मॉलिक्यूल 360 बाई 180 दैट विल गिव 2। यानी मैं बोल सकता हूं, इसको मैं इधर लिख दूं 360 बाई 180 दैट विल गिव 2। यानी मैं ये बोल सकता हूं दिस मॉलिक्यूल कॉन्टेन S2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दिस मॉलिक्यूल कॉन्टेन S2 अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग S2 अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये मॉलिक्यूल पोजेस कर रहा है। क्या किया मैंने? इसको 180 से रोटेट कराया, फॉलोड बाय द मिरर इमेज परपेंडिकुलर टू, ये हमारा एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन था, उसके परपेंडिकुलर ये मिरर था और इसमें मिरर इमेज लिया गया, तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल दोनों सेम हो गए, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल दोनों सेम हो गए। इस वजह से क्या देखने को मिलेगा? दिस मॉलिक्यूल पोजेस जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, S2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लिया जाए, एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरीके से इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपका देखने को मिलेगा। देखना ध्यान से आप, ध्यान से, ये स्क्वायर है तो क्लोरीन हाइड्रोजन, क्लोरीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, इस एग्जांपल को कंसीडर करना। मैं इसको रोटेट कराता हूं, एक एक्सिस के लॉन्ग इसको रोटेट कराया जाए, कितने से रोटेट कराया जाए? 90 से। जैसे एज्यूम किया 90 से मैंने इसको रोटेट करा, तो जो नया कॉन्फ़िगरेशन बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। ध्यान से, नया जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, ये वाला एटम इधर शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन और क्लोरीन नीचे, ये इधर शिफ्ट कर जाएगा तो क्लोरीन और हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, आप देखो तो इसमें प्लेन ऑफ, चाहे ये प्लेन कंसीडर कर लो या चाहे ये प्लेन कंसीडर कर लो, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। अब बात करते हैं, इसको हम लोगों ने क्या किया, हाइड्रोजन क्लोरीन इधर शिफ्ट हो गया, क्लोरीन हाइड्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा आपका हाइड्रोजन क्लोरीन और यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन और हाइड्रोजन, ठीक है। आपने जस्ट इसको रोटेट करा दिया, कितने एंगल से? 90 से। अब क्या करो, आपको इसको मिरर इमेज ले लो, इसका मिरर इमेज ले लो, जो जिस एक्सिस के लॉन्ग रोटेट कराया उस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक मिरर बना दो। अब मिरर इमेज जब मैं लेता हूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, कुछ ये इस तरीके से दिखेगा, क्या? क्लोरीन हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरीन, यही तो आएगा ना। और यहाँ पे आप क्या देखोगे, इसका जस्ट मैं मिरर इमेज ले रहा हूं, हाइड्रोजन क्लोरीन और क्लोरीन हाइड्रोजन। क्या ये दोनों सेम नहीं है? आप देखो एक बार ध्यान दो, ये क्या ये दोनों सेम ही तो है? सेम है, तो इन दैट केस क्या बोला जाएगा कि दिस मॉलिक्यूल पोजेस 360 बाई 90 यानी कि 4, दिस मॉलिक्यूल पोजेस S4 अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दिस मॉलिक्यूल पोजेस S4 अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसका रोल क्या है डिफाइन करने में, मॉलिक्यूल के जो कायरलिटी से कैसे ये रिलेटेड है या नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज से कैसे रिलेटेड है उसको देखते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आप मेंशन कर देना, दैट इज डिसिमेट्री, मॉलिक्यूलर डिसिमेट्री एंड दूसरा मॉलिक्यूलर असिमेट्री। दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि क्या लिखा गया था हम लोग को याद है कि बोला गया था कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा तभी जब मॉलिक्यूलर डिसिमेट्री प्रेजेंट होगा। असिमेट्री का यूज नहीं किया गया था, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं कि है क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डिसिमेट्री बोला जाता है कि मॉलिक्यूल पोजेस, ऐसे लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल पोजेस डिसिमेट्री इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री and alternating axis of symmetry are absent in molecule, ठीक है, molecule possess this symmetry if plane of symmetry, center of symmetry and alternating axis of symmetry are absent। ये तीनों एलिमेंट सिमेट्री एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। ध्यान रहे एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में नहीं जिक्र किया गया। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का कोई लेना देना नहीं है मॉलिक्यूलर डिसिमेट्री से। तीन सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। क्या मैंने बोला? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और हमारा अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये तीन सिमेट्री एलिमेंट अगर नहीं प्रेजेंट है तब इन दैट केस बोला जाएगा कि मॉलिक्यूल के अंदर डिसिमेट्री है। और यही रिक्वायर्ड कंडीशन था किसके लिए? ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कराने के लिए, या बोला जाए कायलिटी शो करने के लिए, या बोला जाए नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ये तीन चीजें चाहिए होगा। हम लोग को देखना होगा कि मॉलिक्यूल के अंदर नाइदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, नाइदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, नाइदर अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, ठीक है। ये मॉलिक्यूल के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन था। अच्छा, असिमेट्री क्या होता है? तो मॉलिक्यूल, इस केस में बोला जाता है मॉलिक्यूल पोजेस असिमेट्री, ध्यान से, इफ all element of symmetry are absent। जितने भी सिमेट्री एलिमेंट हो इसमें absent हो, जितने भी सिमेट्री एलिमेंट हो। अराउंड कितने सिमेट्री एलिमेंट होते हैं? हम लोगों ने तो यहां पे कुछ डिस्कस किया है। अराउंड 23 सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आर देयर, सभी के सभी जो है अराउंड 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आर देयर, ठीक है। तो क्या बोला जाता है? असिमेट्री मॉलिक्यूल कब बोला जाता है? जबकि वो कोई भी सिमेट्री एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ना पोजेस करे। मॉलिक्यूल कोई भी जो भी एलिमेंट सिमेट्री है वो एब्सेंट रहे। तो जो है क्या मैं बोला, ऑल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट, देन इन दैट केस वी कैन कंसीडर द मॉलिक्यूल पोजेस असिमेट्री, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री ना हो, तब इन दैट केस बोला जाएगा मॉलिक्यूलर डिसिमेट्री। और हम लोग का रिजल्ट क्या निकल के आया था? पहले भी हम लोग ने मेंशन किया था, इफ मॉलिक्यूल इज डिसिमेट्री, यही रिक्वायर्ड कंडीशन था मॉलिक्यूल को ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए, ठीक है। इफ मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव then it poses molecular डिसिमेट्री, यानी इसके अंदर ये सभी एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होगा। ये मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव, देन इट पोजेस मॉलिक्यूलर डिसिमेट्री, यानी नाइदर उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, नाइदर सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, नाइदर अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है। आप देख सकते हो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर मैं कंसीडर करूं, अब हम लोग खुद के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, इस मॉलिक्यूल अगर हाथ की बात किया जाए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। आप इसको बाइसेक्ट करोगे किधर से भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री या अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं देखने को मिलेगा।
इस वजह से ये मॉलिक्यूल जो हम लोग का हैंड है, जो हम लोगों ने कंसीडर किया था, बोला गया था कि इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल। अभी आते हैं उसकी बात। तो क्या बोला गया कि मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव देन इट पोजेस मॉलिक्यूलर डिसिमेट्री, दैट इंप्लाइज और इसका क्या बोला जा सकता है, एंड वाइस वर्सा इज ट्रू, वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, दैट इंप्लाइज अगर मॉलिक्यूलर डिसिमेट्री है मॉलिक्यूल के अंदर तो मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव होना पड़ेगा, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है, ऑल्सो ट्रू। अब क्या असिमेट्री के केस में बोला जा सकता है क्या? नहीं, ठीक है। ऐसा लिख सकते हो कि इफ मॉलिक्यूल पोजेस asymmetry, molecule possess asymmetry, then it will be optically active, then it will be optically active, but यहां पे कहानी छुपी हुई है। तो ये बहुत सारे बुक्स क्या लिख देते हैं कि असिमेट्री रिक्वायर्ड होता है मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिविटी दिखाने के लिए, लेकिन क्या रिक्वायर्ड होता है, डीसिमेट्री। मॉलिक्यूल के अंदर ये सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट ना होना चाहिए। तो अगर एब्सेंट है तब इन दैट केस हम लोग कंसीडर कर सकते हैं मॉलिक्यूल, हाँ ठीक है। अगर मॉलिक्यूल के इस बात को समझना, मॉलिक्यूल अगर असिमेट्रिक होगा तो मॉलिक्यूल डीसिमेट्री भी तो होगा। मॉलिक्यूल के अंदर अगर 23 के 23 जो एलिमेंट है सिमेट्री एलिमेंट, वो अगर एब्सेंट है तो मॉलिक्यूल के अंदर ये भी तो एलिमेंट एब्सेंट ही होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मॉलिक्यूल पोजेस करता है असिमेट्री, तब इन दैट केस ये डीसिमेट्री भी पोजेस करेगा। लेकिन अगर ऐसा अपोजिट वे में बोला जाए कि मॉलिक्यूल के अंदर डीसिमेट्री है और ये असिमेट्री भी पोजेस कर रहा है, तो इन दैट केस वो गलत होगा, राइट, वो गलत हो जाएगा। यही मैं बोल रहा हूं कि मॉलिक्यूल पोजेस असिमेट्री देन इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो सही है, बिकॉज ऑप्टिकली एक्टिव के लिए मुझे मॉलिक्यूलर डीसिमेट्री चाहिए। अगर मॉलिक्यूल असिमेट्री होगा तो मॉलिक्यूल डीसिमेट्री भी होगा, और मॉलिक्यूल डीसिमेट्री होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। बट क्या वाइस वर्सा ट्रू है कि अगर मैं ये बोलूं कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है और मॉलिक्यूल पोजेस कर रहा है असिमेट्री, तो ये क्या सही होगा? क्या नहीं सही होगा। यहां पे लिखा जा सकता है एंड वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, और ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम्स में, पूछा जा सकता है कि मॉलिक्यूल के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होना चाहिए जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए। तो वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, 23 एलिमेंट क्या होते हैं सिमेट्री एलिमेंट, वो जानने के लिए हम लोग को जरूरी नहीं है। हम लोग को बस ये आना चाहिए कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ठीक है। एक इमेजिनरी प्लेन जो मॉलिक्यूल को दो हिस्सों में बांट दे और वन हिस्सा दूसरे हिस्से का मिरर इमेज हो जाए। सेंटर ऑफ सिमेट्री की क्या बात किए थे, सेंटर ऑफ सिमेट्री वो पॉइंट है जिसके अलॉन्ग अगर वन पार्ट से अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करें और हम लोग इक्वल डिस्टेंस में अनदर पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल के जाए, अपोजिट साइड ऑफ द पॉइंट हम लोग को इक्वल टाइप ऑफ ग्रुप देखने को मिले, तो दैट पोजेस द सेंटर ऑफ सिमेट्री। उसके अलावा क्या बोला गया, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री मींस ऐसा एक्सिस जिसके अलॉन्ग अगर मैं सम एंगल से रोटेट कर रहा हूं, फॉलोड बाय मिरर इमेज इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो हम लोग को ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिल जाए, तो दैट मॉलिक्यूल पोजेस अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो इन दैट केस ये आपको सिमेट्री एलिमेंट चेक करना होगा। अब हम लोग मिरर इमेज नहीं बनाने जा रहे हैं कि मिरर इमेज बना के चेक करेंगे कि वो सुपर इम्पोज करेगा कि नहीं सुपर इम्पोज करेगा। क्यों नहीं, क्योंकि अब कहानी थोड़ी सी चेंज हो जा रही है। ये हमारा नोट्स में मेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। क्या बोला जा सकता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मिनिमम, ठीक है, मिनिमम कंडीशन रिक्वायर्ड for optical activity of molecule, optical activity of molecule is molecular dissymmetry, molecular dissymmetry, ठीक है। ये मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर डिसिमेट्री हो, यानी कि मींस इट डज नॉट पोजेस कौन से सिमेट्री एलिमेंट पोजेस ना करे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये सिमेट्री एलिमेंट नहीं पोजेस करे, यानी अभी भी कहानी वही है, ठीक है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा मॉलिक्यूल के अंदर तो मॉलिक्यूल का जो मिरर इमेज है नॉन सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा। नहीं समझ में आया, देखो आपने क्या बोला, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल का कायरल होना जरूरी है। मॉलिक्यूल अगर कायरल नहीं है तो इन दैट केस ऑप्टिकल एक्टिविटी को नहीं सोचा जा सकता है। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होना, कायरल होने के लिए इसको क्या बोला जा सकता है
इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, इस पे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज पोजेस करे, मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज। अब केस क्या आ गया, अब केस क्या आ गया, ऑप्टिकली एक्टिव के लिए कायरल हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज पोजेस करे, यानी कि मॉलिक्यूल पोजेस डिसिमेट्री, ये भी बोला जा सकता है, मॉलिक्यूल पोजेस डिसिमेट्री, ठीक है। यानी कि सिंपल सा बात है, मॉलिक्यूल पोजेस डिसिमेट्री मींस प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री आर ऑब्सेंट। तब इन दैट केस बोला जा सकता है दैट मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो कहानी ये शुरू हुई थी कि आप लैब में गए, लैब में टेस्ट किया ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, बट चूंकि वो प्रोसेस बहुत लेंदियर था, आप हर बार लैब तो जो है मिलेगा नहीं, घर के पास लैब कहाँ होगा, तो जो है फिर इन दैट केस देखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल कायरल है कि नहीं। अब मॉलिक्यूल को कायरल देखने के लिए उस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज बनाना शुरू किया आपने, और मिरर इमेज बना के देखा कि उसका मिरर इमेज उसके ऊपर सुपर इम्पोज नॉन सुपर इम्पोजेबल है या नहीं। अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो इन दैट केस तो और चीजें उसको आसान कर दिया गया। क्या बोला गया कि आप मिरर इमेज ही क्यों ड्रॉ कर रहे हो, आप चेक कर लो कि मॉलिक्यूल के अंदर डिसिमेट्री है कि नहीं। अगर मॉलिक्यूल के अंदर डिसिमेट्री है, पोजेस कर रहा है डिसिमेट्री, यानी कि उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये तीनों एलिमेंट एब्सेंट होंगे। यानी कि अगर मैं दिख जा कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी सब्सटेंस दिख जाए जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, तो मैं बोल सकता हूं कि मॉलिक्यूल कायरल नहीं है या सब्सटेंस कायरल नहीं है। लाइक अस, अगर हम लोग बॉडी को डिवाइड करें जो है इक्वल हाफ में, तो वन पार्ट विल बी मिरर इमेज ऑफ अनदर हाफ, वन पार्ट विल बी मिरर इमेज ऑफ अनदर हाफ। ठीक है, समझ में आती है बात। अब मिरर इमेज से अच्छा हम लोग बोले कि हम लोग पोजेस कर रहे हैं एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, हम लोग पोजेस कर रहे हैं एक प्लेन ऑफ सिमेट्री जो इक्वली डिवाइड करे इक्वल हाफ में पार्ट को। तो इन दैट सिनेरियो क्या बोला जा सकता है कि दैट केस हम लोग अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री पोजेस कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल डज नॉट पोजेस डिसिमेट्री, मॉलिक्यूल का जो मिरर इमेज होगा वो सुपर इंपोज कर जाएगा और मॉलिक्यूल अकायरल कर जाएगा, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यही तो CH4 के केस में हम लोगों ने देखा था। CH4 का जो मॉलिक्यूल था उस केस में क्या था, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और वही मैं जब बात कर रहा हूं ये वाले ग्रुप का, इस वाले ग्रुप का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, नाइदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नाइदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, नाइदर अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कोई सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं। इसकी वजह से क्या बोल दिया गया कि मॉलिक्यूल पोजेस डिसिमेट्री, इसका जो मिरर इमेज होगा वो नॉन सुपर इंपोजेबल होगा, कायरल कहलाएगा और उसको हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे। लेकिन वही जब हम लोगों ने CH4 की बात किया था तो CH4 मॉलिक्यूल के अंदर तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसको अगर आप बाइसेक्ट करोगे तो मॉलिक्यूल पोजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसका जो मिरर इमेज होगा इस पे सुपर इंपोज कर जाएगा, मॉलिक्यूल विल बी अकायरल और मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। बात समझ में आती है। अभी इस चीज को और ज्यादा आसान करना है, इतना डिफिकल्ट नहीं रखना है कि मॉलिक्यूल ऑफ सिमेट्री एलिमेंट तो चेक करने आना चाहिए आपके अंदर, 3 तो सिमेट्री एलिमेंट चेक करने आना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये चेक करने आना चाहिए। अगर ये चेक कर पा रहे हो तो फिर आप पूछ सकते हो कि इसका जो ये डिसिमेट्री है कि नहीं, मॉलिक्यूल डिसिमेट्री पोजेस कर रहा है कि नहीं पोजेस कर रहा है। अब ये जब पता चल जाएगा तो ये आइडिया लगाना जो है आपके लिए इजी हो जाएगा कि इसका मिरर इमेज इस पे सुपर इंपोज करेगा कि नहीं, क्योंकि मैंने बोला ये सभी आपस में इक्विवेलेंट है, सभी पॉइंट आपस में इक्विवेलेंट है। समझ में आती है बात। एक सेकेंड पॉइंट लिखना, ठीक है, सेकेंड नोट्स में आप लिख लो, ठीक है, सेकेंड नोट्स में लिखना प्रेजेंस ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्रेजेंस ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री does not affect chirality or optical activity of molecule, ठीक है। मॉलिक्यूल के अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो या ना हो उसके कायरलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मॉलिक्यूल के अंदर अगर मॉलिक्यूल कायरल है तब भी हो सकता है उसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, मॉलिक्यूल अगर अकायरल है तो तब भी हो सकता है कि मॉलिक्यूल के अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मॉलिक्यूल के ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं। प्लेन एक्सिस ऑफ सिमेट्री का, फिर से मैं रिपीट करूं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मॉलिक्यूल के ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं। बात समझ में आती है, क्लियर है ये बात। तो ये चीज है हम लोग का
डिफरेंट सिमेट्री लिगमेंट। अब ये पता चल गया कैसे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं आगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, कायरल सेंटर पे डिस्कशन जाएगा और वहां से और भी चीजें आसान हो जाएगी, और भी चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। ये पता करना कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, ठीक है, वहां से और चीजें आसान हो जाएगी। तो ये पहले आप नोट डाउन कर लो, फिर मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।